चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स बीआरएस। देखो, कल हमने ये बीआरएस की थियरी समझी थी, बराबर ना। थियरी में हमने देखा था कि ये बीआरएस किस तरह से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। कि जनरली कैसे होता है कि बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसकी दो जगह पर एंट्री की जाती है। एक तो हम लोग अपनी बुक में, कैश बुक कहो या बैंक बुक कहो, कि हम लोग अपनी बुक में एक एंट्री करते हैं कि मैंने बैंक में इतने पैसे डिपॉजिट किए, इतने विड्रॉ किए, इतनी पेमेंट की, इतना चेक दिया। ये सब मैं अपनी बुक में भी लिखता हूँ, बराबर। और वही एंट्रीज बैंक पासबुक में भी करके देती है, बराबर ना। पासबुक में भी वही एंट्रीज ही होती हैं। लेकिन जब महीने के एंड में दोनों को अगर टैली किया जाए, मेरी कैश बुक और बैंक की पासबुक दोनों को टैली किया जाए, तो बैलेंस सेम होना चाहिए ना। कि मेरी कैश बुक में अगर बता रहा है कि हाँ भाई महीने के एंड में 20,000 रुपये पड़े हैं, तो पासबुक के हिसाब से भी 20,000 ही होने चाहिए। लेकिन जब पासबुक में चेक किया तो उसमें 20,000 नहीं, उसमें तो 15 थे, बराबर ना। या तो ज़्यादा थे, 25 थे, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब बैलेंस सेम नहीं है। कैश बुक का मेरा और बैंक की पासबुक का बैलेंस सेम नहीं है। और वो क्यों सेम नहीं है, वो मिस्टेक ढूंढने के लिए कि पूरे महीने में मिस्टेक हुई कहाँ, क्यों बैलेंस सेम नहीं है, उसके लिए बनाया जाता है ये बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, वही चेक करने के लिए कि भाई किसकी मिस्टेक हुई। दो ही जगह पर, या तो मैं एंट्री करना भूल गया होऊंगा, बराबर ना, मेरी एंट्री बाकी होगी, या तो बैंक में पासबुक की एंट्री बाकी होगी, बराबर। दो ही जगह पर एंट्री बाकी होगी ना, और कुछ तो होगा ही नहीं। तो उनके हिसाब से ही फिर बीआरएस चेक करते हैं ना। और मैंने बताया था बीआरएस में हम लोग डेबिट क्रेडिट मेथड से बना रहे हैं, और उसके लिए सिंपल से ये दो रूल्स, सिंपल से रूल्स कल भी मैंने आपको बताए थे। बस इसी रूल्स के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है और कुछ भी नहीं। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें सम करने हैं, बराबर ना। कि देखो, जब भी कुछ भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ हो ना, तो उसमें खाली एक ही चीज़ पहले चेक करो कि भाई मिस्टेक किसकी हुई। मिस्टेक मतलब कि एंट्री कहाँ बाकी है, या तो मेरी एंट्री लिखना बाकी होगी, या तो पासबुक में लिखना बाकी होगी। तो अगर मेरी एंट्री लिखना बाकी हो ना, मतलब कि कैश बुक में, कि सपोज अगर कैश बुक में लिखना बाकी है, तो फिर उसमें ये रूल चेक करते हैं कि भाई अगर कैश बुक में मेरी एंट्री करना बाकी है, तो बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर बैलेंस बढ़ रहा है, बैलेंस इंक्रीज, तो उसे डेबिट में लिखेंगे। और कम हो रहा है, बैलेंस डिक्रीज, तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। या तो चेक करें कि अगर पासबुक की मिस्टेक है, बैंक वालों ने एंट्री नहीं की है अभी तक, बराबर, उस पासबुक में अभी तक मिस्टेक है, तो उसमें भी वही चेक करेंगे कि बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। उसमें इसका उल्टा, कि अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो, बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखो, बराबर। ये सिंपल से रूल्स, जिन रूल के हिसाब से अब आज हम लोग पहला सम देखें, ठीक है ना। एक पहला सम प्रॉपर देखें, और मैं लिटरली कह रहा हूँ, अब पहला सम मैं वो डिटेल में समझा रहा हूँ। ये समझ लिया ना, तो आपका पूरा चैप्टर वैसे ही होगा, क्योंकि दूसरी कोई मेथड ही नहीं है चैप्टर में, बराबर। सब सम वैसे के वैसे ही करने हैं। अगर पहला सम माइंड में क्लियर हो गया, तो समझो सब सम क्लियर हो गए। तो अच्छी तरह से आज ये पहला क्वेश्चन देख लेना। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4, फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कि जिसमें देखो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शो अ बैंक बैलेंस ऑफ 5,000 ऑन 31/12/15। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। इस पर से हमें श्री सुधीर का बीआरएस तैयार करना है। ऊपर हेडिंग लगा दी, मैंने टेबल भी बना के ही रखा है। ऊपर हेडिंग लगा दी बीआरएस ऑफ श्री सुधीर एज ऑन 31/12/15। ठीक है, कि जिसमें ये टेबल में कौन कौन से आएंगे, यहाँ नंबर, यहाँ पर्टिकुलर, जो भी सेंटेंस हो वो लिखेंगे, और फिर यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग, ये रूल के हिसाब से, बराबर। तो शुरुआत करें ना। अब शुरुआत में एक और चीज़, कि कोई भी बीआरएस बनाओ तो उसमें स्टार्टिंग का बैलेंस आपको कुछ दिया हुआ होगा, बराबर। बैलेंस आपको दिया हुआ होगा स्टार्टिंग में। जैसे देखो, फिर से टेक्स्ट बुक में देखो, आपके क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ है, कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शो बैंक बैलेंस ऑफ ₹5,000, बराबर। कि कैश बुक में बता रहा है, पासबुक में नहीं, कैश बुक में बता रहा है कि बैंक बैलेंस 5,000 का है। तो जब भी ओपनिंग बैलेंस हो ना, तो यहाँ मैंने कुछ आपको रूल लिखे हैं, ये भी
याद करके लिख लेना, ओनली फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। सम के स्टार्टिंग की एंट्री और सम के आखिरी की एंट्री वो इस रूल के हिसाब से, और सम के बीच की सभी एंट्री वो ये रूल के हिसाब से, बराबर। सम के स्टार्टिंग की जो ओपनिंग एंट्री करो और जो आखिरी में करोगे क्लोजिंग एंट्री, वो इनके हिसाब से चेक करना। अब समझना कि जैसे यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री के लिए जब ऐसे लिखा हो ना, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखा हो, सेंटेंस में लिखा हुआ ही होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसे डेबिट में लिखना। उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। अगर ऐसे लिखा हो बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे, उसे क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर। वैसे ही अगर ऐसे लिखा हो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो उसे डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। अब जो पहली एंट्री करेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन में देखो, फिर से टेक्स्ट बुक में देखो कि उसमें लिखा हुआ है कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शो बैंक बैलेंस ऑफ 5000। कैश बुक बैंक बैलेंस मतलब ये दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बराबर ना। कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया हुआ है ना 5000 रुपये, मतलब कैश बुक में आखिरी तारीख में बता रहा है कि 5000 रुपये हैं, बराबर। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। भाई 5000 लिखने तो हैं, स्टार्टिंग का बैलेंस है पहली एंट्री, तो कहाँ लिखे 5000, डेबिट में के क्रेडिट में। तो इस रूल के हिसाब से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है ना, कैश बुक का बैंक बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। तो पहली एंट्री वही लिखें, सेंटेंस भी यही लिखेंगे पहले में, तो पहले में नंबर नहीं देंगे, सिर्फ एंट्री लिख दें कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बराबर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ CB, कैश बुक, बराबर। 5000 तो उसे डेबिट में लिखेंगे 5000, ये रूल के हिसाब से। देखो ये रूल ही खाली ध्यान देना है, कौन सा डेबिट में कौन सा क्रेडिट में। सेंटेंस में तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी लिखो, अगर यहाँ गलती कर दी ना, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, तो सम होना ही नहीं है, आंसर गलत ही आएगा ना फिर तो, बराबर। तो जो सबसे पहली एंट्री कि भाई बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो 5000 कहाँ लिखेंगे, रूल के हिसाब से डेबिट में, ठीक है। अब जो नंबर 1 दिया हुआ है, अब आपको सब क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके हिसाब से चेक करना है किसकी मिस्टेक है, और डेबिट में या क्रेडिट में। जैसे पहला क्वेश्चन समझना ध्यान से, लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 8000 वॉज डिपोजिटेड विद बैंक ऑन 29/12/15 बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक टिल 31/12/15। एकदम सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिटेड, 8000 का चेक मैंने डिपॉजिट किया था बैंक में 29 तारीख को, हम ये 31 को बना रहे हैं, 29 को मैंने बैंक में डाला था चेक। अब आपको पता है चेक को पास होने में 3-4 दिन 5 दिन, कोई कोई बैंक ज़्यादा भी टाइम ले लेती है, बराबर। तो मैंने बैंक में चेक डाला था 8000 रुपये, लेकिन 31 डेट तक, जब हम BRS बनाते हैं ना महीने के एंड में, 31 डेट को आखिरी में BRS बनाते हैं, तब तक वो चेक क्रेडिट हुआ नहीं है, मतलब पास हुआ नहीं है। तो चेक पास नहीं हुआ तो आप खाली सिंपल सा पहले सोचो कि एंट्री किसकी बाकी है, कैश बुक में एंट्री बाकी है कि पासबुक में एंट्री बाकी है इसकी, बराबर। मैंने चेक बैंक में डाला ना, तो मैंने अपनी बुक में तो एंट्री कर दी होगी, 8000 रुपये बैंक में डाल दिए, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक चेक पास किया नहीं है, मतलब पासबुक में एंट्री बाकी है, बराबर। पहले ये चेक करो, देखो पासबुक में एंट्री बाकी है, और अगर पासबुक में एंट्री बाकी है तो फिर चेक करो कि भाई बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। मैंने चेक 8000 का बैंक में डाला तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बैलेंस बढ़ेगा ना, सीधा सा बात है ना, बराबर ना। मैंने 8000 बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो बैलेंस बढ़ेगा, और अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, मतलब वो 8000 रुपये लिखे जाएंगे क्रेडिट में। बस यही आपको ध्यान देना है, डेबिट या क्रेडिट। और सेंटेंस, तो सेंटेंस में कुछ भी लिखो, सेंटेंस में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर 1 सिंपल सा लिख सकते हैं कि चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पीबी लिखा मतलब पासबुक। सिंपल सा सेंटेंस लिख सकता हूँ ना कि चेक डिपॉजिटेड, हाँ मैंने चेक डिपॉजिट किया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पर पासबुक में एंट्री हुई नहीं। तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट में 8,000, बराबर 8,000 का चेक मैंने डाला था। आ रही है ना बात समझ में? देखो चेक मैंने डाला था, पासबुक में एंट्री बाकी है और बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में 8,000 रुपीज़। ओके, पहला हो गया। अब सेकंड, उसमें दिया हुआ है अ चेक ऑफ 6,000 वॉज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक on 30/12/15 which was not collected by bank till 31/12/15। अब यहाँ ऐसा है कि 6,000 का चेक मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए बोला था। बैंक को कलेक्शन के लिए बोला था मतलब कि कितनी बार हम खुद नहीं जाते ना किसी से पैसे लेने, तो हम बैंक को बोलते हैं। होता है कि भाई मेरा कोई फ्रेंड जो है वो काफ़ी दूर रहता है, मेरा आना जाना है नहीं, तो मैं बैंक को बोल सकता हूँ कि भाई तुम जो है वो उससे चेक लाकर मेरे अकाउंट में डाल देना, कि भाई तुम कलेक्ट कर लेना चेक, बराबर। तो मैंने बैंक को बोला था कि भाई 6,000 का चेक वहाँ से कलेक्ट कर लेना, पर बैंक ने कलेक्ट किया नहीं है। ऐसा ही लिखा हुआ है ना, चेक ऑफ 6,000 सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक on 30/12/15 which was not collected by bank on 31/12। 30 तारीख को, एक दिन पहले 30 तारीख को मैंने बैंक को बोला था कि लेके आना, पर अभी तक लेके नहीं आई, तो किसकी एंट्री बाकी हुई, बराबर। मैंने जब बैंक को बोला ना कि भाई चेक वहाँ से लेके आना, तो मतलब मैंने अपनी बुक में एंट्री कर दी, बैंक में एंट्री अभी तक नहीं हुई है, बराबर। बैंक अभी तक नहीं लेके आई, मतलब बैंक में एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक की मिस्टेक, इसमें एंट्री बाकी है। और इसमें एंट्री बाकी है तो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो चेक करो। तो देखो मैंने बैंक को बोला था कि किसी से 6,000 रुपये लेके आना, तो लेके आना मतलब मेरे पैसे बढ़ेंगे ना, बैलेंस इंक्रीज होगा ना। बैंक 6,000 का चेक वहाँ से लेके आएगी तो मतलब मेरे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पासबुक में एंट्री बाकी है, तो कहाँ लिखेंगे उसे, क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 रुपये, बराबर। सेंटेंस, तो सेंटेंस में फिर से बोल रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, भले ऐसे लिखेंगे कि चेक सेंट फॉर, जो सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है भले वही का वही लिख सकते हो कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बराबर। आप पूरा लिखना, मेरी तरह ऐसे नहीं, आप बरोबर लिखना उसमें कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इसमें बैंक में एंट्री बाकी है और बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में। मतलब 6,000 का चेक था ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे फिर से 6,000 रुपये। ओके, फिर थर्ड नंबर, उसमें लिखा हुआ है चेक ऑफ 3,000 वॉज इश्यूड ऑन 28/12/15 फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल which was not debited by bank in passbook till 31/12/15। ये भी देखो सिंपल लिखा हुआ है कि 3,000 का चेक था इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, लाइट बिल भरने के लिए 3,000 का चेक दिया था, पर बैंक में अभी तक वो चेक पास हुआ नहीं है। कोई भी चेक पास होने में 3-4 दिन तो लगते ही है ना, बराबर ना। तो मैंने 3,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था चेक से, पर बैंक में अभी तक पास नहीं हुआ चेक, तो किसकी एंट्री बाकी, कैश बुक की कि पासबुक की? पासबुक में एंट्री बाकी है, क्योंकि मैंने जब चेक दे दिया तो मैंने अपनी बुक में एंट्री कर ली होगी कैश बुक में, पासबुक में एंट्री बाकी है। तो पासबुक में एंट्री बाकी है तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के डिक्रीज, तो डिक्रीज हो रहा है ना। मैंने लाइट बिल भरा, पैसे मिलेंगे थोड़ी यार, कम होंगे ना, बराबर ना। तो बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे ये 3,000 रुपये, बराबर। तो इसके भी सेंटेंस में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई। फिर से बोल रहा हूँ, सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग होना चाहिए खाली सेंटेंस का, खाली डेबिट क्रेडिट बरोबर लिखना कि डेबिट में 3,000 रुपये, पासबुक में एंट्री नहीं हुई और बैलेंस डिक्रीज हो रहा था, तो डेबिट में 3,000 रुपये। ओके,
हुआ ये भी क्लियर। फिर नंबर 4 कि अ चेक ऑफ 2000 वॉज ड्रॉन on 27/12/15 and given to creditor but it is not presented for payment till 31/12/15। अब ये भी है कि 2000 का चेक ड्रॉन किया मतलब मैंने किसी को दिया, लिखा हुआ है ना, गिवन टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कि भाई जिनको हमें पैसे चुकाने होते हैं वो क्रेडिटर कहलाए ना। डेप्टर वो कहलाते हैं जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर मतलब जिनको पैसे देने हैं। तो भाई मुझे किसी को देने थे, मैंने उसको 2000 का चेक दिया बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मैंने सामने वाले को चेक दे दिया लेकिन उसने अभी तक बैंक में डाला नहीं है। होता है ना कि भाई मैंने उसको चेक तो दिया, भाई वो अभी बिजी है या बैंक बंद है, बराबर कोई भी रीज़न हो सकता है, उसने बैंक में चेक डाला ही नहीं, मैंने तो दे दिया। तो मैंने दे दिया मतलब मेरी एंट्री हो गई, बराबर ना, मेरी एंट्री हो गई कैश बुक में। उसने बैंक में नहीं डाला है मतलब बैंक में एंट्री बाकी है, पासबुक में एंट्री बाकी है, बराबर ना। मैंने उसको 2000 का चेक दिया लेकिन उसने अभी तक बैंक में डाला नहीं है, तो मतलब पासबुक में एंट्री बाकी है। और पासबुक में एंट्री बाकी है तो बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है वो चेक करो। तो यहाँ पे बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होगा ना, क्यों, मैंने चेक दिया है, उसको दिया पेमेंट का, तो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। डेबिट में 2000 रुपये लिखेंगे, बराबर। तो उसके लिए भी लिख सकते हैं कि नंबर 4 में सेंटेंस में भले ऐसा लिख सकते हो कि चेक गिवन टू क्रेडिटर, कि मैंने क्रेडिटर को चेक दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप बरोबर लिखना पूरा, कि चेक गिवन टू क्रेडिटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, कि मैंने चेक दिया पर पासबुक में एंट्री नहीं बाकी है, तो डेबिट में लिखेंगे 2000 इस रूल के हिसाब से, बराबर। ये नंबर 4 भी हो गया। फिर नंबर 5 कि इंटरेस्ट ऑफ 80 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच इज़ नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। बाबा यहाँ तो देखो क्रेडिट डेबिट भी क्लियर दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑफ 80 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक, कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया। देखो जब बैंक क्रेडिट करती है ना मतलब बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बराबर, ये रूल ही है ना कि जब बैंक, पासबुक मतलब बैंक, कि जब बैंक क्रेडिट करती है मतलब बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब बैंक ने कैसे खुद ब खुद मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया 80 रुपये का, पर मैंने एंट्री की नहीं, मुझे मैसेज आया ही नहीं, तो बराबर। तो उसकी एंट्री कैसे, इसमें किसकी भी एंट्री बाकी है, कैश बुक में कि पासबुक में, तो यहाँ कैश बुक में एंट्री बाकी है, बराबर। कैश बुक में एंट्री बाकी है और इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट मिला ना मुझे, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे 80 रुपये, बराबर, डेबिट में 80 रुपीज़ लिखेंगे उसमें। तो यहाँ पे नंबर 5 लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि बैंक इंटरेस्ट मिला पर कैश बुक में एंट्री नहीं की है, तो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे 80 रुपीज़, ओके, ये हो गई एंट्री। फिर दूसरी नंबर 6 में दी गई है कि बैंक डेबिटेड 100 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज़ नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। इसमें भी क्लियर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है कि बैंक ने डेबिट किए हैं बैंक चार्जेस 100 रुपये। जब बैंक डेबिट करती है मतलब बैलेंस कम होता है, बराबर, तो बैंक ने चार्जेस काट लिए 100 रुपये के, उसने खुद ही काट लिए, मुझे मैसेज किया ही नहीं उन्होंने, बराबर ना, जो मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं की है। तो इसमें कैश बुक की एंट्री बाकी है और बैलेंस इंक्रीज के डिक्रीज, तो बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, बैंक चार्जेस कटे ना, बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट में 100 रुपये लिखेंगे, बराबर, लिखा हुआ है क्लियरली विच वॉज नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में क्रेडिट, सही बात का नहीं, क्लियर, ये तो लिखा हुआ है। पर लिख सकते हैं ना, इसमें सेंटेंस भी ऐसे ही लिख सकते हैं, नंबर 6 कि बैंक चार्जेस, सेंटेंस में लिखें कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए कैश बुक में, तो क्रेडिट में लिखेंगे 100 रुपये, ये रूल के हिसाब से,
बराबर, हो गई ना एंट्री, हो गई ना, एकदम सिंपल हुआ कि नहीं, कि बस डेबिट क्रेडिट ही तो लिखना है, सेंटेंस में लिखो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही, और बस डेबिट क्रेडिट इसी रूल के हिसाब से, इसके बाहर कुछ है ही नहीं चैप्टर में, बस यही है जो है। अब आखिरी एंट्री, आखिरी में क्या करेंगे, सब एंट्री तो हो गई, अब इसे क्लोज करें, क्लोजिंग करें। क्लोजिंग वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं, पहले चेक करो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, किस साइड का टोटल ज़्यादा है वो चेक करो। तो क्लियरली अगर देखें तो इस साइड का टोटल ज़्यादा है ना, 8 और 6 14,000। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो ना, तो पहले आखिरी में उस साइड का टोटल कर देते, 8 और 6 14,100, 14,100, नीचे 2 लाइन ये, और यहाँ पर भी पहले उतना ही लिख देंगे 14,100। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा होता तो यहाँ पे वही दोनों लिख देते, बराबर, नीचे तो टोटल इक्वल होना चाहिए। तो देखो इस साइड का टोटल ज़्यादा था 14,100, वही यहाँ पे भी लिखा, और इसमें से ये सब माइनस करेंगे, सभी अकाउंट ऐसे ही क्लोज करते हैं ना हम लोग, बराबर, ये टोटल वही टोटल यहाँ पे भी लिखा, और इसमें से ये सब माइनस करें। कितना माइनस करना है, 5 3 एंड 2, तो ये 10,000, 14,000 में से 10,000 और 80 रुपीज़ माइनस करें तो कितना बचेगा उसमें, 14 में से 10,000 माइनस करें ना तो बचेगा 4,000, 4,100 में से 80 माइनस करो तो बचेगा 4,020, कितना बचेगा 4,020, ये यहाँ बचा ना। अब ये तो बचा, मेन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये सब लिख लेंगे, मिस्टेक करेंगे ये आखिरी में कि यहाँ सेंटेंस क्या लिखना है। सभी स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं कि भाई यहाँ पे क्या लिखें अब, बराबर, ये सब तो पता चल जाता है, फिर यहाँ क्या लिखें वो क्लियर नहीं। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, अब इसका रूल ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि अगर आपने शुरुआत कैश बुक से की है ना, शुरुआत कैश बुक से की है तो ख़त्म पासबुक से होना चाहिए, बराबर, ये तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ही था कैश बुक, शुरुआत कैश बुक से करो तो ख़त्म पासबुक से होना चाहिए। अगर ख़त्म पासबुक से कर रहे हो तो शुरुआत कैश बुक से, यहाँ तो यहाँ पे अगर पासबुक लिख रहे हो तो यहाँ पे कैश बुक लिखना है, ठीक है। पहली बात ये कि यहाँ कैश बुक स्टार्टिंग में है तो एंडिंग में पासबुक, अगर स्टार्टिंग में पासबुक तो एंडिंग में कैश बुक, ये एक चीज़ ध्यान देना। और दूसरी चीज़, अब ये एक पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ कैश बुक है तो यहाँ पासबुक ही है, तो पासबुक में इसके हिसाब से चेक करेंगे, पासबुक में इसके हिसाब से चेक करेंगे कि यहाँ कौन सी साइड आया, डेबिट के क्रेडिट, मैंने बताया ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री के लिए ये रूल। तो यहाँ कौन से में आया, डेबिट में आया, डेबिट में क्या चेक करना है, पासबुक चेक करनी है, कैश बुक यहाँ तो यहाँ पासबुक, तो डेबिट में पासबुक हो तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अगर डेबिट और पासबुक है तो उस रूल के हिसाब से वो क्या कहलाया, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब सेंटेंस ये लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बराबर, कि यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बराबर। देखो यहाँ कैश बुक से शुरुआत की तो यहाँ पासबुक से ख़त्म करेंगे, और पासबुक में क्या लिखना है, बैंक बैलेंस लिखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है, वो यहाँ चेक करो। अगर डेबिट में आया है, डेबिट में आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, अगर ये क्रेडिट में होता इस साइड का टोटल और यहाँ क्रेडिट में आता तो बैंक बैलेंस लिखते, ठीक है। इतना सा ये चेक किया करो, बराबर ना, ध्यान से समझना बेटा। खाली ये ओपनिंग और क्लोजिंग, उसमें भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। सिंपल सा है BRS, लेकिन इसकी वजह से आपके 2 मार्क कट हो जाते हैं, ये एक सेंटेंस की वजह से, बराबर, वो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ अगर डेबिट में आ रहा है, यहाँ कैश बुक तो यहाँ पासबुक, फिर डेबिट और क्रेडिट इसके हिसाब से चेक किया करो। डेबिट में है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो, क्रेडिट में है तो बैंक बैलेंस लिखो, ठीक है। और ये आपका BRS तैयार। ये BRS बताता है कि अगर आपके कैश बुक में 5,000 का बैलेंस है ना, तो एंडिंग में पासबुक में चेक करना, पासबुक में 4,020 रुपये का बैलेंस होगा, तो मतलब आपका सब टोटल करेक्ट है। आपके पास 2 बुक होगी ना, कैश बुक और पासबुक, तो अगर आपके कैश बुक में स्टार्टिंग में 5,000 का बैलेंस है तो पासबुक में चेक करो, उसमें 4,020 रुपये का बैलेंस है, तो करेक्ट है कि हाँ भाई ये सब मिस्टेक हुई थी।
ओके, क्लियर हुआ BRS कैसे बनाना है? एकदम क्लियर ना? अब आगे के सभी सम ऐसे होंगे, मैं करवाऊंगा आगे के सभी सम्स, लेकिन अब सब सम इसी मेथड से, बस ये रूल, ये आपका चैप्टर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बराबर। तो आज ये एक ही सम पर अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो, तो फिर इनके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।